नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले आईएलडी नाम के बीमारी के बारे में, जिससे काफ़ी लोग परेशान होते हैं और इसके सिम्टम्स भी काफ़ी टाइम अननोटिस्ड रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर समीर लोटे, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, श्वसनीय रोग तज्ञ। आज हम स्पेसिफिकली ये वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आईएलडी की एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या होती है। पुराने वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था कि आईएलडी क्यों होता है, कैसे होता है, इसे डायग्नोस कैसे करते हैं, और आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट के लिए नंबर 1 फैक्टर्स है रिस्क फैक्टर अवॉइडेंस। रिस्क फैक्टर अवॉइड करने के लिए नंबर 1 है स्मोकिंग सीजेशन। अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो स्मोकिंग से फेफड़े काफ़ी ज़्यादा बीमार होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हैं, और स्मोकिंग का नंबर ही नहीं, स्मोकिंग का ड्यूरेशन भी बताता है कि आईएलडी होने का चांस या रिस्क कितना है। अगर आप लंबे टाइम से स्मोक कर रहे हैं, क्वांटिटी भी ज़्यादा है, तो आईएलडी आपको जल्दी होगा और ज़्यादा खतरनाक होगा। तो नंबर 1 है स्मोकिंग सीजेशन। नंबर 2, अगर आप बहुत ज़्यादा डस्ट से या पोल्यूशन से एक्सपोज हो रहे हैं, रोज़ आपको ट्रैफिक में जाना है, प्लीज़ मास्क का यूज़ करें और अपने आप को प्रॉपर केयर लें। नंबर 3, अगर आप ऑक्यूपेशन कोई हैज़ार्डस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ काफ़ी केमिकल्स या डाई यूज़ हो रहे हैं, या आपका अगर ऑफिस वर्क भी है जहाँ पे आपको रेगुलर एसीज़ में बैठना है, तो उसका प्लीज़ ध्यान रखें कि एसीज़ प्रॉपर क्लीन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मेनली आपके ऑक्यूपेशनल इसमें अगर आप कोल्ड डस्ट से एक्सपोज हो रहे हैं, या कई बार जहाँ पे फाइन ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी बनते हैं उसमें जो फाइन डस्ट उड़ती है, उससे काफ़ी बार ये भी होता है कि ऑक्यूपेशन में आपको पता ही नहीं रहता कि ये भी पॉसिबल रिस्क फैक्टर रहता है। तो अपने ऑक्यूपेशंस में प्लीज़ स्पेसिफिकली सर्च करें और देखें कि क्या इससे लंग डिसीजेस हो सकते हैं या नहीं। आपके ऑक्यूपेशनल के अलावा आगे का रिस्क फैक्टर आता है मेडिसिन्स। कई बार कोई कार्डियक मेडिसिन्स है, जैसे कि अमायोडायरोन नाम की चीज़ रहती है, या फिर कोई कीमोथेरेपी के एजेंट्स रहते हैं जो आईएलडी कॉज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जानना ज़रूरी है। स्पेसिफिकली ब्लियोमाइसिन नाम का एक ड्रग काफ़ी बार केमियोथेरेपी में यूज़ होता है, तो इसके लिए फैक्टर डीएलसीओ नाम की एक जांच रहती है लंग की, जो करनी पड़ती है। और अदर रिस्क फैक्टर्स में मेनली हम जानते हैं जेनेटिक या हेरिडिटरी। तो अगर आपके फैमिली में किसी को आईएलडी है तो आपको थोड़ा सा अर्ली स्क्रीनिंग, मतलब पीएफटी और सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ सकती है। ये था प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आईएलडी। एक्चुअल ट्रीटमेंट पे जब हम आते हैं तो कई बार हमारे पास पेशेंट जो प्रेजेंट होते हैं वो काफ़ी लेट प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये बीमारी बहुत ग्रेजुअली स्लोली प्रोग्रेस होती है, जिसमें फेफड़े धीरे धीरे सिकुड़ते हैं। इसके कारण ये फेफड़े की बीमारी काफ़ी लेट स्टेज में आती है, और जब भी ये बीमारी आती है तब यूजुअली पेशेंट का सैचुरेशन ऑक्सीजन का कम रहता है, 90 से कम रहता है। जब भी ये आपके पास पेशेंट आता है जिसमें सिम्टम्स बहुत लंबे टाइम से है, सैचुरेशन कम है, तो हम डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ के बाद में इन्हें देखते हैं कौन से प्रकार का आईएलडी है। अगर ये आईएलडी आईपीएफ कैटेगरी में आता है, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, तो इसके लिए एंटीफाइब्रोटिक रहते हैं। मेनली 2 टाइप के ड्रग्स आते हैं। नंबर 1 परफिनिडोन, नंबर 2 निंटेडानिन। ये दोनों भी ड्रग्स फेफड़ों के लिए जो फाइब्रोसिस की प्रोसेस है उसे स्लो डाउन करते हैं, बट रिवर्स नहीं कर पाते। मतलब आप रेट ऑफ प्रोग्रेशन, मतलब जितनी तेज़ी से बीमारी बढ़ रही है उसको स्लो कर रहे हैं, बट क्योर नहीं कर पाते। ये यूजुअली स्मोकिंग रिलेटेड आईएलडीज़ में काफ़ी कॉमन है। नंबर 2, कई बार जो आईएलडीज़ रहते हैं वो स्टीरॉयड रिस्पॉन्सिव रहते हैं। काफ़ी बार जो अच्छे आईएलडीज़ जो हम बोलते हैं, जैसे सार्कोइडोसिस, वो स्टीरॉयड को बहुत बढ़िया रिस्पांस देते हैं। हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस भी अच्छा रिस्पांस देता है। अगर ऑटोइम्यून आईएलडी है तो ऑटोइम्यून आईएलडी में भी बहुत सारे ऑटोइम्यून बीमारियां रहती हैं। रूमेटॉइड रहता है, शॉगरेंस रहता है, और स्क्लेरोडर्मा रहता है। तो इसमें अलग अलग आईएलडीज अलग अलग प्रकार से रिस्पांस देती हैं। तो मेनली इम्यूनोसप्रेसेंट्स, मतलब इम्यूनिटी कम करने की मेडिसिन रहती है, जैसे एजाथायोप्रिन या एमएमएफ माइकोफिनोलेट, ये यूज़ किया जाता है मेनली रोमेटोलॉजी के कंसल्ट के बाद में। स्टीरॉयड जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट रहता है काफ़ी सारी आईएलडीज़ में, ये जो स्टीरॉयड है ये 2 धारी तलवार रहती है। तो कई बार ये आपको फ़ायदा तो करती है पर नुकसान भी करती है।
नुकसान जैसे कि काफ़ी लोगों का वज़न बढ़ जाता है, काफ़ी लोगों का हड्डियों का कैल्शियम कम हो जाता है, काफ़ी लोगों को बार बार इन्फेक्शन होने लगता है। तो ये स्टेरॉयड प्रॉपर डोज में लेना बहुत आवश्यक है, अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन से लेना और ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये था हमारे ILDs के बारे में। एक हमने डिस्कस किया फाइब्रोटिक ILDs, सेकेंड हमने डिस्कस किया स्टेरॉयड रिस्पॉन्सिव ILDs। कई बार अगर फेफड़े बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं तो उनमें ऑक्सीजन की कमी काफ़ी रहती है। ऐसे केसेस में हम होम ऑक्सीजन मतलब घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर रख के या कई बार ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर इलेक्ट्रिक पे चलने वाली मशीन रहती है, जिससे हम रिकमेंड करते हैं कि घर पे ऑक्सीजन आप डेली ले, कम से कम 12 से 14 घंटे। अल्टीमेटली अगर ये ILD बहुत रैपिडली प्रोग्रेस हो रहा है या स्टेरॉयड या कोई भी दवाई से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो अल्टीमेटली ऐसे पेशेंट्स में हम लंग ट्रांसप्लांट मतलब फेफड़े की बदलीकरण, जैसे रीनल ट्रांसप्लांट रहता है, जैसे लीवर ट्रांसप्लांट रहता है, वैसे लंग ट्रांसप्लांट का ऑप्शन देते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इन्फेक्शन रेट ज़्यादा होने से लंग ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन कई सेंटर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेनली साउथ के सेंटर्स काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि लंग ट्रांसप्लांट से भी पेशेंट रिकवर हो सकता है। इन शॉर्ट अगर समरी बोले हम तो ILD की ट्रीटमेंट डिटरमाइन होती है उसके एग्जैक्ट कॉज से, तो इसीलिए प्रॉपर डायग्नोसिस बायोप्सी ज़रूरी रहती है। उसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है, तो इसके लिए डॉक्टर का फ्रिक्वेंट फॉलोअप ज़रूरी रहता है। कई बार फेफड़े ज़्यादा डैमेज होने से ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और अनफॉर्चुनेटली कोई पेशेंट्स में लंग ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। नमस्ते।